गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 5 अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आर्टिकल को पढ़ाने वाली हूँ जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फालतू की न्यूज़ पढ़ाने का ना मेरे पास टाइम है ना आप लोगों के पास सुनने का टाइम है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगी आपको बताती हुई चलूंगी कि कौन से पेपर में किस सिलेबस के किस भाग से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रीलिम्स मेंस दोनों में कैटेगराइज करके डिफरेंट करके हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे, सो दैट सिर्फ व्यूज़ के लिए क्लिक बेट ना लगे, रियल में हमें जो प्रिपरेशन करनी है उस हिसाब से हम न्यूज़पेपर पढ़ सकें। एनीवे, स्टार्ट करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जो कि है 5 पुलिसमैन सैक्ड इन जम्मू कश्मीर इन ड्रग टेरर केस। देखिए, बड़ी अजीब ये दुर्घटना है, क्या बताऊं मैं इसके बारे में, कि कैसे हमारे ही देश के 5 पुलिस के यहाँ पर हम देखेंगे ऑफिसर्स पकड़े जाते हैं। किस केस में पकड़े जाते हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान से ड्रग्स को इन्फिल्ट्रेट करने में मदद कर रहे थे। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ड्रग्स का कितना बड़ा समायोजन हो चुका है भारतीय स्टेट्स के अंदर में, खासकर पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड अगर हम लद्दाख का रीजन देखेंगे तो, हालांकि लद्दाख में ये काफ़ी कम है, लेकिन पंजाब जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा ड्रग्स क्या किया जा रहा है, अंदर घुसाया जा रहा है। कभी ड्रोन्स की मदद से, कभी हम देखेंगे नदियों में ड्रग्स बाहर रखा है, कभी हम देखेंगे किसी जो कंटेनर वगैरह आते हैं उनके अंदर छुपा रखा है। ये केसेस बहुत मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी। जी हाँ, वो उसको पता है कि हमसे डायरेक्टली लड़ाई करेगा तो जीत नहीं सकता है, तो क्यों ना इंडिया के यूथ को ही ख़त्म कर दिया जाए, यूथ को ही नशे के अंदर उतार दिया जाए, ताकि वो जीवन में कुछ अच्छा कर ही ना पाए। ये स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, और ये स्ट्रेटजी बिल्कुल लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया ने अपनी तरफ से बता दिए, नहीं, ये पाकिस्तान के जो जर्नल थे एक समय पे, उनके द्वारा उन्हीं की बुक के अंदर लिखी जा चुकी है। दिस इज़ अ बिग थिंग। हम ऐसे ही हवा में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, और ये करते हुए जब हमारे ही सुरक्षा कर्मी, हमारे ही देश के वो इंसान जिनके कंधों पर ये कर्तव्य रखा गया है कि वो इस देश की सुरक्षा करेंगे, जब वो वही इसमें इंडल्ज हो जाते हैं, तो कितनी बड़ी आश्चर्य की बात भी हो जाती है और कितनी बड़ी विडंबना भी हो जाती है। राइट, आप लोग खुद सोचिए कि 5 पुलिसमैन जम्मू कश्मीर से इस ड्रग के धंधे के अंदर जुड़े हुए थे। क्यों जुड़े हुए हैं? शायद इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है लालच। कहीं ना कहीं ये जो पुलिसमैन थे ये टेम्प्ट हो जाते हैं, और जब ये टेम्पटिंग इनको होती है पैसे की, क्योंकि इनको क्या मिल रहा है, मॉनेटरी हेल्प मिल रही है, पाकिस्तान की तरफ से इनको पैसा दिया जा रहा है, ये उस लालच में आकर अपने ही यूथ को बिगाड़ रहे थे। अब इनके ऊपर बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ा एक्शन ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं गवर्नर की तरफ से इन 5 के 5 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है इनकी जॉब से। इवेंचुअली इसके अलावा भी इनके ऊपर केसेस चलेंगे। फिलहाल ये पावर कहाँ से आई गवर्नर के पास में, ये समझने की बात है। देखिए, हम देखते हैं कि ये जो पावर है ये हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 देता है। 311 आर्टिकल आप लोगों को पता होगा, सिविल सर्वेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पावर भी देता है, 311 से 314 आर्टिकल्स तक। लेकिन 311 जो है ना, वो कहता है कि कोई भी इंसान जो कि सिविल सर्विस के अंदर है, अगर वो कोई ऐसी घटना में यहाँ पर मिलता है जो कि देश के हित के लिए खराब है, खास करके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है और काफ़ी बड़े उनके रिजल्ट भी होते हैं, ऐसी घटनाओं में उनके ऊपर बिना केस के उनको नौकरी से हटाया जा सकता है। बिल्कुल उनको क्या किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। यही यहाँ पर फैसला हमें देखने को मिलता है। आप लोग बताइएगा कि आपको ये फैसला ठीक लगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होना चाहिए था, और जब सरकार ने किया है वो कितना ठीक है कितना गलत है। हालांकि मेरी तरफ से मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा जो है वो एक आर्टिकल दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, मेकर्स थे, उनको कहीं ना कहीं इस बात का पता था, भनक थी कि इस देश में जो बंटवारा भी हुआ है वो भी यहीं के लोगों की वजह से हुआ है। वो भी हम देखेंगे कि थोड़े बहुत लालच, थोड़ा बहुत भय, इन सारे कारणों की वजह से हुआ है। तो अगले आने वाले समय में भी ऐसा ना हो, इसी वजह से वो पहले ही क्या करके गए हैं, सुविधा बना के गए हैं। इंटरनेशनल
रिलेशंस की तरफ से समझाऊं, अगर मैं आपको गवर्नेंस की तरफ से समझाऊं, या फिर मैं आपको बताऊं इंटरनेशनल सिक्योरिटी की वजह से या इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से, तो एक बात आपको समझनी चाहिए, जिस कंट्री की ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होगी, जिस भी राजा के पास में उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्ट्रांग होगी, तो उसको कोई नहीं हिला सकता। ये एग्जाम्पल हम हिस्ट्री से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे गए, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग था, एफिशिएंट था, वही क्या किया, उन्होंने ही लंबे समय तक अपने किंगडम को बचा के रखा। आज देश में ब्यूरोक्रेसी अगर स्ट्रांग है तो हम देखते हैं कि हमारे देश का जो तंत्र है वो स्ट्रांग रहेगा। तो उनके ऊपर इतना जो सख्त कानून किया गया है ये लाना शायद उचित था। काफ़ी हद तक इसके ऊपर अब कोई भी बात ऐसी रह ही नहीं जाती है कि इसमें कोई डाउट हमारे पास बचे। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जरा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लीजिए प्रीलिम्स के लिए। ये है, ये पूछ रहा है कि क्योंकि अब इंडिया में काफ़ी सारी लैंडस्लाइड हो रही है, मैं पिछले 3-4 दिनों से आपको लैंडस्लाइड पढ़ा रही हूँ। मैंने मेंस की तरफ से आपको बता दिया है लैंडस्लाइड क्या होता है, वेस्टर्न ईस्टर्न लैंडस्लाइड में क्या क्या फ़र्क है। इवन मैंने आप लोगों के साथ में हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी बना दिए हैं इसके ऊपर, और वो भी मैं आपके साथ में टेलीग्राम के ऊपर शेयर करने वाली हूँ, जो कि पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही जितने भी लैंडस्लाइड से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको कवर वो कर रही होंगी। लेकिन अब आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो 2 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया है। तो अब आपको क्या करना है, सही गलत मुझे बताना है। पहली स्टेटमेंट कहती है लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन आर मोर फ्रिक्वेंट देन लैंडस्लाइड्स इन वेस्टर्न घाट। यानी कि पहली बात तो इसके लिए जो स्टेटमेंट है आप लोगों को याद रहना चाहिए। इंडिया के मैप के अंदर भी आप देखेंगे तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जो लैंडस्लाइड का रीजन है वो कौन सा रीजन हमारे यहाँ पर पाया जाता है, राइट। तब आप इसको याद रख पाएंगे। फिर हमें समझ में आता है कि ठीक है, लैंडस्लाइड जो है वो हिमालय के एरिया में भी हो रही है, इस पूरे हिमालयन रीजन में, और नीचे हम देखेंगे वेस्टर्न घाट पे तो इधर भी हो रही है, ये भी प्रोन एरिया है। लेकिन क्या हिमालय में ये ज़्यादा होती है, ये सवाल है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है हैवी मानसून, यानी कि जो भारी मानसून है और उसकी जो रेन्स होती है, बरसात होती है, वो फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेवार होती है वेस्टर्न घाट में। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। सवाल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई नो आप लोग आंसर देने में भी यहाँ पर पूरे सक्षम हैं। देखिए आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिमालय के अंदर भी लैंडस्लाइड होती हैं, भूस्खलन होता है, और वेस्टर्न घाट में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन वेस्टर्न घाट में हम देखेंगे कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, उनका एल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें हिमालय में, तो हिमालय में बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स रेंज दिखाई देते हैं, तो स्लोप ज़्यादा है। स्लोप क्या होता है, ये जो यहाँ पर आप पहाड़ के एक तरफ का एरिया देखते हैं, ये ऐसे माउंटेन होते हैं, और ये एरिया होता है किसी भी माउंटेन का, इसको स्लोप बोला जाता है। स्लोप ज़्यादा है तो लैंडस्लाइड भी ज़्यादा होगी। दूसरा कारण यहाँ पर हो जाता है कि कैसे हिमालय के रीजन में क्या होता है ना, कि यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हैवी मानसून की रेन की वजह से ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है। दैट इज़ वेरी करेक्ट। लेकिन हिमालय के अंदर क्योंकि रेनफॉल जो होता है वो मोस्टली यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है, पेरेनियल ही है। ज़्यादा रेन वहाँ पर होती है और लगभग पूरे साल ही वहाँ पर कभी ना कभी रेन होती रहती है, जिस वजह से हिमालय में हम देखेंगे कि लैंडस्लाइड जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स। हालांकि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि केरला एक ऐसी स्टेट बन चुकी है जिसमें पूरे पिछले साल में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिली है। अगर हम इंडिया की स्टेट के अंदर इसका कंपैरिजन करें तो फिर भी आपको ये दूसरा फैक्ट याद रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग कंफ्यूज हो कभी भी, इसलिए दोनों ही बातें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो का पीपीटी या फिर पीडीएफ के रूप में नोट्स वो चाहिए हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और इसके अलावा ये मेरा ऑफिशियल हैंडल है टेलीग्राम का, आप चाहें तो इसको भी सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आज मैंने न्यूज़पेपर को 2 भाग में बांट दिया है। प्रीलिम्स के न्यूज़ में आपको पहले प्रीलिम्स के पार्ट में समझाऊंगी, मेंस के अलग से मेंस में समझेंगे। तो प्रीलिम्स के साथ में शुरुआत करते हैं। आर्टिकल बोल रहा है कि कैसे 61 ईयर्स के बाद में हम देखते हैं इंडिया के अंदर में बटरफ्लाई को दोबारा से देखा गया। और ये कौन सी बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई भी है यहाँ पर 4 रिंग्ड के नाम से। देखिए 4 रिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जब बटरफ्लाई इस तरीके से बैठती है
तो हम देख पाते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर हमें 4 रिंग दिखाई देती हैं जो कि ब्लैक कलर की, और उसके आसपास में क्या है, येलो कलर की एक बाउंड्री भी है, आउटलाइन भी इसको बोला जा सकता है। काफ़ी खूबसूरत ये बटरफ्लाई हम देख सकते हैं। मोस्टली जो ये पाई जाती है ये चाइना में ही पाई जाती है, इंडिया में ये 61 ईयर से नहीं थी। अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर इंडिया में दोबारा से इनको ढूंढा गया है, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग। ये हमें मिली है, बहुत अच्छी बात है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर से जो मेंबर हैं नमदपा नेशनल पार्क के, उन्होंने इनको ढूंढा, नेशनल पार्क में ही ये हमें देखने को मिली है, और काफ़ी हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है। फिलहाल आपको जस्ट ये बटरफ्लाई कौन सी होती है, 4 रिंग, इसका ध्यान रखना है। हमारे इंडिया में नहीं थी, इसी वजह से बस आपको इसके रीजन का थोड़ा बहुत पता करना है। अब बात करें तो देखिए ये जो है ये आती है यहाँ पर रिच जीनस ऑफ फैमिली, जो कि नाइम्पलाइडी है। अब नाइम्पलाइडी क्या है, एक जीनस होता है, यानी कि एक फैमिली होती है। हर स्पीशीज़ की अपनी अपनी एक फैमिली है। हम होमोसेपियन है तो हम क्या है, होमो हमारी फैमिली हो जाती है। हमसे पहले भी अदर स्पीशीज़ रही हैं, हालांकि आज इंसानों की एक ही स्पीशी है पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर, बट हमसे पहले होमो हेबिलिस रहे हैं, हमसे पहले होमो अलग अलग जैसे कि इरेक्टस रहे हैं। तो ये सब क्या थे, हमारी फैमिली थे। ऐसे ही इस बटरफ्लाई का जो फैमिली है वो हम देख पाएंगे यहाँ पर नाइमेफेलाइड। इसके अलावा इसमें बात करें तो देखिए नेशनल पार्क में ये नामपदा, अब ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर ये मिल रही है। हम देख पाएंगे ये मिल रही है हमें नामपदा नेशनल पार्क के अंदर, और ये जो नेशनल पार्क है ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो एपी यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। रीजन इसका वही रहेगा, क्षेत्र की आपको याद रखना है कहाँ पे किस एल्टीट्यूड के ऊपर ये पाई जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है डांसर का। देख लिए ये जो डांसर थी यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका अभी देहांत हो गया है, और ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म होती है। यामिनी जी काफ़ी समय पहले, अब तो लगभग 80 की उम्र में इनकी डेथ हुई है, लेकिन 1960s में हम देखते हैं कि ये तमिलनाडु से दिल्ली में आती हैं, और उसके बाद ये भरतनाट्यम को दिल्ली में ही नहीं, यानी नॉर्थ इंडिया में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या करती है, रिकॉग्नाइजेशन दिलवाती है। काफ़ी काम इन्होंने किया है भरतनाट्यम के लिए, इसीलिए एक जाना माना चेहरा है। अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं, लेकिन हम देखेंगे जीएस पेपर 1 में आपको पढ़ना होता है आर्ट एंड कल्चर, उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। हालांकि बेशक आप इनका नाम शायद भूल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये क्योंकि एक प्रोमिनेंट फेस है तो नाम याद रखिएगा। दूसरी बात, अब जरा समझ ही लेते हैं कि भरतनाट्यम होता क्या है। देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ आपसे भरतनाट्यम की, तो मैं ऑलरेडी, अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तमिलनाडु की। तमिलनाडु का ये डांस है, और तमिलनाडु में ही ये क्लासिकल डांस की तरफ माना जाता है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर ही ये जो है बना हुआ है। काफ़ी पुराना डांस है, 2000 सालों से ये माना जाता है कि भरतनाट्यम जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसके साक्ष्य क्या क्या है, इसके साक्ष्य की बात करें तो ये काफ़ी हमारी एंशिएंट बुक्स में पाया गया है, जिसके अंदर हम नाट्य शास्त्रा को भी देख पाएंगे। नाट्य शास्त्रा के अंदर जो भारत मुनि थे, इसका नाम भी कहाँ से पड़ा है, भरतनाट्यम। भारत मुनि को आप जानते होंगे, ऋषि जो होते थे, उन्हीं की जो नाट्य शास्त्रा है उसी में हम इसको लिखा हुआ भी पाते हैं। तो भरत मुनि के द्वारा ये मिलता है। इसके अलावा शिला पदकम के अंदर भी इसका थोड़ा बहुत रेफरेंस हमें दिखाई देता है, जिससे हमें समझ में आता है कि ये इंडिया की एंशिएंट जो इंडियन डांस परफॉर्मेंस है उसका एक भाग होती थी। कैसे डांस किया जाता है, काफ़ी सारे इसमें वेरिएशन हमें समझ में आते हैं। आप देख पाएंगे कि कैसे हैंड्स एंड जो लेग है उनका पूरा पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। फेशियल यहाँ पर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कैसे इमोशंस को बाहर निकालना होता है डांस करते टाइम, और ये मोस्टली सोलो परफॉर्मेंस किया जाता है, सोलो परफॉर्मेंस भी है। और हम देख पाएंगे यहाँ पर कि कैसे फेमिनाइन यानी कि वुमन जो है वही ज़्यादा इसको परफॉर्म करती हुई हमें दिखाई देती हैं।
इसकी और बात करें तो देखिए ये जो है 3 शब्दों से बनकर मिला है। इसमें 3 चीज़ों का मेन इंपॉर्टेंस है। पूरे के पूरे डांस का अगर आप लोग क्रक्स निकालेंगे तो यही क्रक्स निकलेगा, दैट इज़ 3 वर्ड्स। क्या क्या वर्ड्स हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। पहला जो वर्ड्स है वो होता है भाव। भाव यानी कि एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन भरतनाट्यम, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक्सप्रेशन। इसके बाद दूसरा शब्द बनता है रागा। राग होता है राग, मेलोडी, आपने किस टोन के ऊपर कैसे आपने जो परफॉर्मेंस है वो दिखाया। जब टोन जो थी वो एक्चुअली में सैड चल रही थी तो आपको अपने चेहरे से, अपनी बॉडी मूवमेंट से सैडनेस दिखानी होती है डांस करते टाइम, हालांकि आप एक भी शब्द बोलेंगे नहीं। ये सब परफॉर्मेंस दिखाना राग पे डिपेंड करता है। द थर्ड थिंग इज ताला। ताला यानी कि ताल, रिदम। तो रिदम भी जो होती है वो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि हम देखते हैं थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, उनकी मदद के साथ में ही उसको निकाला जाता है। इसके अलावा मोस्ट एंशंट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस भी इसको माना जा सकता है। इस डांस का एक नाम भी रखा गया है। इस डांस को अगर हम देखेंगे तो इस डांस को हम देखते हैं फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है फायर डांस के नाम से? क्योंकि यहाँ पर जो म्यूज़िक होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन जो डांस परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी सुलझी हुई और स्लो मोशन में करके दिखानी पड़ती है, जो कि इस चीज़ को बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए आगे अब हम जब बढ़ते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल हमें समझ में आ ही रहा है। आई थिंक इतना इसके बारे में सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे अब हम बढ़ते हैं तो मैं बताती हूँ कि कैसे द क्लासिकल डांस यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है संगीत नाटक अकादमी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। हम देखते हैं कि क्लासिकल जो डांस है उसमें केवल और केवल 8 प्रकार के डांस को ही रखा गया है इंडिया के अंदर। इसमें से जो पहला डांस है वो है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का डांस है। दूसरा हम देखेंगे कथकली को, जो कि केरला के अंदर परफॉर्म किया जाता है। द थर्ड वन इज कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। फोर्थ वन इज ओडिसी, जो कि ओडिशा में पाया जाता है। फिफ्थ वन इज मोहिनीअट्टम केरला के अंदर। कथक उत्तर प्रदेश या वेस्टर्न इंडिया के अंदर। सतारिया असम में एंड मणिपुरी पाया जाता है मणिपुर के अंदर में। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक 2023 की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए ये भी एक प्रीलिम से रिलेटेड ही न्यूज़ हो जाती है। इसमें हमें समझ में आता है कि कैसे WTO जो है उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक की एक रिपोर्ट छापी है 2023 को लेकर। इसमें वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक 2023 का जो डाटा है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा दिया गया है। इसमें 5 एक्सपोर्टर हमें दिखाई दे रहे हैं वर्ल्ड में, जिसमें EU यानी कि यूरोपियन यूनियन सबसे पहले आता है। नंबर 2 पे आता है USA, नंबर 3 पे आता है ब्राज़ील एंड नंबर 4 पे आता है चाइना। नंबर 5 पे हम कनाडा को भी इसमें देख पाते हैं। कलेक्टिवली बात करें तो जो टॉप 10 एक्सपोर्टर हैं वो 71.9% शेयर जो है वर्ल्ड एक्सपोर्ट का 2023 में ये इसको शो कर रहे हैं। इंडिया 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन जाता है। इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो लगभग ये $51 बिलियन की यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है इंडिया की तरफ से वो किया गया है, जिसमें 2.24% ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा था। ये रिपोर्ट थी, जस्ट आपको ये याद नहीं रखना कितना क्या है, जस्ट आपको EU, ब्राज़ील, US, चाइना एंड कनाडा ये कुछ देशों के नाम रखने हैं। एक याद ये रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक जो होती है ये रिपोर्ट को छापता कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल फिर से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फास्टैग। देखिए नए फास्टैग रूल्स जो हैं वो आ गए हैं अभी इंडिया में, जो 1 अगस्त 2024 से इफेक्ट में आने वाले थे। ये थे व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड मोबाइल नंबर। फास्टैग की बात करें तो इसमें ये फास्टैग होता क्या है, जस्ट आपको ये समझना है। देखिए ये एक डिवाइस होता है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कैसे टोल पेमेंट जो होती हैं वो डायरेक्टली की जाती है व्हीकल्स के ऊपर से, यानी कि व्हीकल्स को रुकना नहीं पड़ेगा। व्हीकल ऑलरेडी एक गाड़ी है वो चल रही है और उसके शीशे के ऊपर, मिरर के ऊपर यहाँ पर फास्टैग लगा हुआ है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो होता है RFID। RFID क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसके जरिए ये जो आपका फास्टैग के ऊपर ये जो पूरा का पूरा एक स्कैनर लगा होता है काइंड ऑफ, उससे वो उसको
उठा लेता है और जितने आपके टोल टैक्स में से पैसे यहाँ पर कटने चाहिए थे वो ऑलरेडी आपके फास्टैग के अकाउंट से कट जाते हैं। तो इससे क्या रहता है, व्हीकल मोशन में रहता है। कई बार जब आप टोल टैक्स वगैरह के ऊपर गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले क्या होता था फास्टैग से कि हर गाड़ी को यहाँ पर रुकना पड़ता था, लाइन लगी होती थी बड़ी बड़ी, और यहाँ पर एक खिड़की होती थी जिसमें से जो इंडिविजुअल है वो क्या करते थे, यहाँ पर आपके टोल टैक्स की पर्ची को काट काट कर देते थे, जिससे समय भी लगता था, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता था। लेकिन उसी से बचने के लिए नेशनल इलेक्टोरल टोल कलेक्शन के तहत इस प्रोग्राम को नेशन वाइड पे चलाया गया था। इसमें इस प्रोग्राम में जो और फ्लैगशिप मिनिस्ट्री है वो हम देख पाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब मिलकर इसको सक्सेसफुल बना रहे हैं। मेंस के लिए अब हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। पहला आर्टिकल बात कर रहा है व्हाई डिड कोर्ट रीविजिट बार ऑन सब कोटास। देखिए, बात करें कि यहाँ पर कोर्ट ने दोबारा से जो सब क्वालिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन किया है यहाँ पर किस चीज़ के अंदर, रिजर्वेशन के अंदर, वो क्यों किया है ये जानने की बात है। अब ये जो हम देखने को मिलता है कि कोर्ट के अंदर में किया जा रहा है सब कोटाफिकेशन, यानी कि जो पहले ही कोटा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए, उसके अंदर से सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। मतलब क्या है, मतलब यही है कि यहाँ पर जो एससी होते हैं वो क्या हो सकते हैं, हो सकता है कोई दो कास्ट है, कास्ट ए कास्ट बी। कास्ट ए जो है वो थोड़ा सा ठीक है, वो अपना खाना वाना उनको प्रॉपरली मिल रहा है, उनके बच्चों की एजुकेशन जो वो ठीक ठाक हो रही है, वो ठीक जॉब कर रहे हैं। कास्ट बी के जो लोग हैं वो ज़्यादा ही सताए हुए हैं, ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, वीकेंड हैं। लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आती है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो जॉब्स के लिए हो, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि दोनों को ही सेम रिजर्वेशन मिलता है, मान लीजिए 15% का, दोनों को ही सेम पैमाने पे रखा जाता है, तो कास्ट ए के जो बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा सुविधा मिली हुई थी एज़ कम्पेयर टू कास्ट बी, वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में सिलेक्ट होते हैं। और जो वीकेंड क्षेत्र हमारा है जो कि कास्ट बी थी, वो क्या कर रही है, वो फिर से और कमज़ोर रहे जा रही है। तो इसी वजह से कई बार स्टेट ने कोशिश की थी पहले भी कि वो सब जो क्लासिफिकेशन है उसको लेकर आए कोटा के अंदर में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, हम देखते हैं कि कैसे 2004 के अंदर में जब एक केस आता है तमिलनाडु की तरफ से ऐसा किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस का बेंच बैठता है और ये फेमस हो जाता है केस EV चिन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से। अब ये क्या हो रहा था, इस समय पे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो भी आपने क्या किया है, अभी सब क्लासिफिकेशन किया है, वो मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में केवल और केवल प्रेसिडेंट को दी हुई है, यानी कि अगर इसके ऊपर कोई भी ऐसा काम करना होगा तो कौन करेगी, पार्लियामेंट ही कर सकती है, ना कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर या फिर असेंबली, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बार बार कहा जा रहा था। इसी के ऊपर अलग और केस आए 2009 में, फिर से तमिलनाडु की असेंबली ने ऐसा ही एक सब कोटा जो है सर्विसेज के अंदर एक कानून लेकर आए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। अरुण थियार्स के लिए, जो कि एक ग्रुप था सब कास्ट का, जो कि वीकेस्ट माना जा रहा था सभी के सभी शेड्यूल कास्ट के अंदर में, इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया डायरेक्टली। 2020 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डाउट किया कि ये जो चिन्हा जजमेंट था ये ठीक भी था उस समय पे या नहीं। और अब 2024 में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 6 जजेस ने एक्सेप्ट करते हुए मेजोरिटी के साथ में ये बोला है कि ये जो जजमेंट 2004 में हुआ था ये गलत हुआ था, सब क्वालिफिकेशन करने की ज़रूरत है और बिल्कुल स्टेट इसको कर सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस बात से दूर नहीं हो सकते कि ये बिल्कुल सच बात है कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ग हैं जो ज़्यादा ही कमज़ोर है, ज़्यादा ही वीक है और उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उनके लिए ये फैसला जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। कह रही है कि ये जो नया ब्लड टेस्ट आया है अल्जाइमर डिजीज़ में वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, अल्जाइमर ट्रीटमेंट जो होता है, अल्जाइमर क्या होता है, अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से डायमेंशिया होता है। अब डायमेंशिया होता है क्या, डायमेंशिया होता है एक उम्र के बाद में अपनी याददाश्त को भूल जाना, मेमोरी लॉस बेसिकली आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मान सकते हैं। ये जो मेमोरी लॉस हो रहा है लोगों को लगातार, इसको रोका जा सकता है।
प्रिवेंशन इसकी हो सकती है। लेकिन कब हो सकती है? जब इसको अर्ली टाइम पे पकड़ा जा सके, जब इसका डिटेक्शन जो है वो अर्ली हो सके, पहले ही इसके बारे में पता लगे। अब जब अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है, रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी मुश्किल है। पेट स्कैन यहाँ पर करने पड़ते हैं या फिर MRI के साथ में स्कैन करने पड़ते हैं फुल बॉडी को, यहाँ पर जो मशीन होती है उसके अंदर डाल के। अब हम देखते हैं कि स्वीडन के अंदर इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया गया है। क्या ढूंढा गया है? स्वीडन में हमें देखने को मिलता है कि कैसे स्वीडन की जो टीम है उन्होंने एक नया टेस्ट निकाला है, जो कि यहाँ पर है ब्लड टेस्ट। यानी कि जस्ट आप एक खून लेंगे, थोड़ा सा ब्लड लेंगे और उसके बाद में आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर अल्जाइमर किसी को हो तो नहीं रहा है उसके बारे में पता कर पाएंगे। अब ये एक काफ़ी बड़ी यहाँ पर इंडिया के रिसर्चर्स की तरफ से और डॉक्टर्स की वजह से भी स्टेटमेंट है कि ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप्स है, क्योंकि ये जो टेस्ट होते थे पहले, वो पहली बात तो थोड़े महंगे ज़्यादा होते थे, दूसरा वो बिल्कुल अर्ली को पकड़ने में इतने सक्षम भी नहीं होते थे, वो आएंगे ही नहीं सिम्टम्स वगैरह। लेकिन ब्लड के अंदर क्योंकि कुछ प्रोटीन है जो बढ़ जा रहे हैं अल्जाइमर की वजह से, वो उन प्रोटीन को कैच कर लेता है, ज़्यादा ईजिली इस चीज़ को पकड़ा जा सकेगा। तो ये एक हमें बड़ी बात दिखाई दे रही है। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे, बात कर रहा है मस्कीटो के बारे में। कल ही मैंने आप लोगों को वायरस क्या होता है, मस्कीटो क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे ये अलग अलग बीमारियों को फैलाते हैं, ये सब समझाया था। अब आज ही इसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है डी बालासुब्रमण्यम के द्वारा, जो कि कह रहे हैं कि मॉस्किटो से फाइट करना जो है वो उसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, रिपेलिएंट वगैरह का इस्तेमाल करके, वैक्सीन का इस्तेमाल करके। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड में जो भी इंसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है या फिर इंसानों की जिनकी वजह से डेथ होती है, वो जो एनिमल्स हैं उसमें इंसेक्ट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर हम देख पाएंगे मॉस्किटोज जो होते हैं उनकी रैंक 1 आती है। जब ये रैंक 1 आते हैं तो सिंपल सी बात है कि ये सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ का कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। वेक्टर यानी कि ये एक बीमारी को दूसरी बीमारी तक ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हम देखते हैं 2007 से ही WHO के द्वारा बोला जा रहा है कि कैसे हम एक डे मनाएंगे मलेरिया डे के नाम से, ताकि उससे रिलेटेड जो यहाँ पर अवेयरनेस है वो हो। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अप्रैल 15 को। तो हम देखते हैं 2007 से लगातार अब अप्रैल 15 को यहाँ पर वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, जो कि नीड दिखाता है कि हमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और पॉलिटिकल कमिटमेंट की ज़रूरत है मलेरिया जैसी बीमारियों को प्रिवेंट करने में, रोकने में। एक किताब भी लिखी गई है जो कि मलेरिया पे ही बात करती है। बुक का नाम हम देखेंगे, द बुक इज़ मॉस्किटोफिया जो है ये बात करता है मॉस्किटोज के बारे में। ये बताता है कि वर्ल्ड के अंदर और मोस्टली हर कंट्री में अगर हम बात करें, एक्सेप्ट अंटार्कटिका को अगर हम छोड़ दें और कॉन्टिनेंट्स की बात करें, कंट्रीज़ की बात करें, तो वर्ल्ड में हम देखेंगे यहाँ पर हर कॉन्टिनेंट में 3500 से ज़्यादा मॉस्किटोज़ की यहाँ पर स्पीशीज़ हैं। और इंडिया में लगभग 12% जो मॉस्किटो स्पीशीज़ है वो है 100 में से, तो काफ़ी बड़ा ये नंबर हो जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो पॉपुलेशन के हिसाब से। इसके अलावा इंडिया के अंदर लगभग टोटल 63 स्पीशीज़ को हम देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर एनोफेल्स मानी जाती हैं। एनोफेल्स क्या होती हैं? वो फीमेल्स होती हैं जो जब किसी भी, आपको पता है मॉस्किटो वैसे मेल जो मॉस्किटो होते हैं वो ज़्यादातर इंसानों का खून नहीं पीते हैं, फीमेल मॉस्किटोज़ ही यहाँ पर ये करती हैं। रीज़न बिहाइंड दैट ये होता है क्योंकि उनको जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये उनकी नेसेसिटी बन जाता है ह्यूमन ब्लड को लेना। अब हम देखते हैं कि 63 की 3 ये क्या करती हैं, बहुत सारी बीमारियों को फैलाती है। जहाँ पर इनके अंदर अगर कोई भी बीमारी आ जाती है, जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऐसी हज़ारों किस्म की बीमारियों को हम देख पाते हैं, छोटे से लेकर बड़ी, जो कि इनकी वजह से अलग अलग इंसानों में आज तक पास से लेकर अब तक देखने को मिली है। तो अब इससे लड़ा कैसे जाए? पहली बात तो इसके अगेंस्ट में वैक्सीन होनी चाहिए। पर्टिकुलरली जो ध्यान यहाँ पर दिया गया है वो मलेरिया के ऊपर ही दिया गया है कि कैसे 2021 में
WHO ने रिकमेंड भी किया था कि मलेरिया की वैक्सीन जो है मॉस्किटो रिक्स उसको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, और वो हर बच्चे को यहाँ पर दी जानी चाहिए ताकि कल को अगर मलेरिया होता है तो उनकी बॉडी में पहले ही एंटीबॉडीज़ हो। कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका में ये किया भी जा चुका है। इसके अलावा अगर हम इंडिया में बात करें तो ऑब्वियसली वैक्सीन इज़ अ गुड अल्टरनेटिव, लेकिन इसके अलावा कुछ प्लांट्स भी हैं जैसे कि तुलसी के और जो कपूर होता है उसके अगर आप पत्तों को साथ में रखेंगे तो क्या होगा, उससे मस्किटोज दूर भागेंगे। इसके अलावा एक प्लांट को भी हम देख पाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्लांट है, जो कि होता है सिट्रोनिला। अब सिट्रोनिला जो प्लांट होता है ये भी एक ऐसा पौधा है जिससे मॉस्किटोज से इनका जो ऑयल की स्मेल होती है वो बर्दाश्त नहीं होती है। सिट्रोमोला जो प्लांट्स है इसकी वजह से ही ओडोमोस को बनाया जाता है। ओडोमोस आप लोगों ने सुना होगा, ये एक क्रीम के रूप में आने वाला मॉस्किटो रेपेलेंट भी है और साथ ही में एज अ स्टिक की तरह भी आता है कि आप इसको कपड़ों पे भी लगा सकते हैं, फैब्रिक रोल ऑन की तरह। ये भी इसी प्लांट से बनाया जाता है। तो आई थिंक अवेयरनेस के साथ साथ में लोगों को इसका भी इस्तेमाल अपने घरों में करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अंडर वाटर मैपिंग की, कि कैसे अंडर वाटर की जो मैपिंग की गई है वो रिवील करती है कि आइस की जो शेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो मेल्ट हो रही हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डाटा हमारे सामने आया है। डाटा बताता है कि एक नई रिसर्च डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर छापी गई हैं जिसमें शेप्स बताई जा रही हैं अंटार्कटिका के आइस शेल्फ की। अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। अब यहाँ पर आपको कुछ समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जो ये अंडरग्राउंड मैपिंग की गई है वाटर की, अंडरग्राउंड वाटर मैपिंग की जा रही है नीचे से कि पानी कितना है समुद्र के अंदर, और पानी छोड़िए बर्फ़ कितनी है। तो ये जो आइस की मैपिंग की गई है, ये मैपिंग की कैसे जाती है, इसके 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सोनार का। सोनार यानी कि इसमें क्या किया जाता है, साउंड वेव्स की मदद से ये देखा जा रहा है कि पहले कितनी यहाँ पर जो आइस थी वो होती थी और अब कितनी है। इसमें कैसे देखा जाएगा, यहाँ पर साउंड की वेव्स को छोड़ा जाता है, और क्योंकि साउंड की वेव्स जो होती हैं वो ईजिली आइस से ट्रांसफ़र नहीं कर पा जाती हैं, तो अगर यहाँ पर आइस है तो साउंड की वेव्स जब उससे टकराएंगी तो वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, और जितना टाइम ये रिफ्लेक्ट बैक करने में लेंगी उसी टाइम की डेंसिटी से और टाइम से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ इतनी बर्फ़ पहले होती थी और अब इतनी बर्फ़ क्या हो गई है, कम हो गई है, घट गई है यहाँ पर। दैट इज़ वन टाइप ऑफ मेजरमेंट। दूसरा जो है वो होता है सैटेलाइट मैपिंग, यानी सैटेलाइट की मदद से क्या किया जाता है, मैपिंग की जाती है। फिलहाल बात करें तो इन दोनों तरीकों से हमें समझ में आ रहा है कि अंटार्कटिका के ऊपर जितनी बर्फ़ होती थी और जितना अंटार्कटिका का शेल्फ था बर्फ़ का, वो क्या हो रहा है, वो एक्चुअली में कम होता जा रहा है। अब इससे क्या होगा, अब इसके देखिए एक और चीज़ आ जाती है। ये यहाँ पर समुद्र मान लीजिए, यहाँ पर क्या है, बर्फ़ है। अब ये जो बर्फ़ है समुद्र के अंदर, इससे हम देख पाते हैं क्या हो रहा है, पानी जो है वो नीचे की तरफ गया है समुद्र का, राइट, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है प्रेशर, ये इसके ऊपर है। जैसे ही ये मेल्ट करना शुरू करेगा वैसे ही प्रेशर कम होना शुरू होगा। प्रेशर कम होना शुरू होगा तो ये पानी क्या करेगा, ऊपर आना शुरू कर देगा। यानी कि सी के साइड का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो इसकी वजह से राइज करना शुरू कर देगा। और बहुत सारे ऐसे हमारे ज़मीन के टुकड़े हैं जिस पे आज भी ह्यूमंस रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वेजिटेशंस वगैरह है जो कि सबमर्ज हो जाएंगे इसकी वजह से। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ये स्टडी हमें बताती है क्लाइमेट चेंज होने के जो भी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, वो सारे के सारे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया के कोल ट्रांजिशन के बारे में, यानी कोयले को क्योंकि हम छोड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बदलाव होने की वजह से और हम जा रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ। एनर्जी भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो भी क्या हो, कम हो। इसके लिए हमें एक इंसाइट दिए गए हैं कि यूके से हमें क्या सीखना चाहिए। क्यों यूके से सीखना पड़ रहा है, चलिए समझते हैं। देखिए, क्योंकि यूके के अंदर हो रहा है कोल माइंस का कोलैप्स। अब वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज सबको इफेक्ट करने वाला है, कोई अमीर कोई गरीब, हालांकि गरीब लोगों को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा।
दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक टू डिस्कस। लेकिन ये बात है कि ये ऐसा तो नहीं है कि किसी को बख्श देगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो पूरा का पूरा इंटरनेशनल जो अरीना है वो इसी काम पे लगा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज को कितने लेवल तक मिनिमलाइज किया जा सके। यूके में इससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स उठाए गए, जैसे कि एक नेशन यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो कि मिड 1950s में जाना ही गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जहाँ पर भयंकर मात्रा में रो जो रिसोर्सेज होते हैं, कच्चा जो माल होता है, कोयला वगैरह, ये सब इनका इस्तेमाल करके पूरा का पूरा आधुनिकीकरण लेकर आया गया था, औद्योगिकरण लेकर आया गया था। उस एरिया में हम देखते हैं अब चीपर एनर्जी अल्टरनेटिव्स को ढूंढा जा रहा है, और जो उनकी हैवी इंडस्ट्रीज होती थी उनका लगातार डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। 1980 से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी जो कोयल माइंस है उनको लगातार बंद करती जा रही है, जिसकी वजह से लगभग 90% जो वर्क फोर्स है उन्होंने अपनी जॉब को लूज़ कर दिया। उनकी जॉब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ख़त्म हो चुकी है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इससे पड़ रहा है, माइन क्लोज हो रही है। तो इनकम को देखें तो हम देखते हैं कि कैसे 40% जो इनकम है माइन क्लोज होने की वजह से वो कम हुई है लोगों को। हालांकि 15 साल लग चुके हैं उस बात में, लेकिन 15 साल में भी जो जितनी इनकम कम हुई थी केवल उसका 20% ही ऐसा हिस्सा है जिसको रिकवर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी ध्यान में नहीं रखा गया। माइंस को तो क्लोज कर दिया गया, लेकिन अब उन लोगों को जो इतनी भारी मात्रा में माइंस के अंदर काम करते थे उनके लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो होना चाहिए था वो पूरे तरीके से पहले ही सोच समझ कर नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट करते थे माइंस में उनमें से 90% लोगों की जो इनकम थी वो क्या हो गई थी, ड्रॉप हो गई थी। सोशो इकोनॉमिक रिकवरी पे भी ध्यान थोड़ा कम ही दिया गया था, खासकर माइनर्स और उन जैसी कम्युनिटीज़ में। हालांकि बेशक वहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट था, लेकिन फिर भी वो बेनिफिशियरी उतना नहीं था। अब हम देखेंगे कोयल सेक्टर जो कि इंडिया में है, तो क्योंकि इंडिया भी क्या कर चुका है, इंडिया भी कमिटमेंट दे चुका है कि हम भी 2070 तक हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल होता है, कोयल वगैरह का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको बहुत मात्रा में कम कर देंगे। अब जब ये बातें चल रही हैं तो हमें समझ में आता है कि इंडिया की कोयल इंडस्ट्री के बारे में भी देखें। फ़िलहाल देखें तो इंडिया की जितनी भी एनर्जी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसका 55% भाग हमें कोयले की वजह से ही मिलता है, कोयल की वजह से ही मिलता है। इंडिया में बात करें तो इंडिया के जो कोल रिजर्व्स है और जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है वर्ल्ड के अंदर, लार्जेस्ट बताया जाता है। और लार्जेस्ट है तो यानी कि हमारे यहाँ पर कोयला भी काफ़ी है और उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी मात्रा में हो रहा है। अब हम देखते हैं कि कोयल इंडिया लिमिटेड जो है उन्होंने लगभग 130 माइंस को 2009 से ही यहाँ पर शट डाउन कर दिया है। लगभग 300 माइंस ऐसी हैं जो डिप्लीशन, क्योंकि कोयल रिजर्व्स में कमी आ चुकी थी या फिर इकोनॉमिकली उनकी जो वैल्यू है वो कम थी, इन कारणों की वजह से भी बंद की जा चुकी हैं। स्टडी में बात करें तो ये भी समझ में आता है कि ये जो किया जा रहा है, इतना ट्रांजिशन प्लान इंडिया लेकर आ रहा है, उसमें सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है जो भी डिस्प्लेस्ड वर्कर सामने आ रहे हैं। तो इससे कहीं हमारा हाल भी यूके जैसा ना हो जाए, वो हमें सीख लेनी है। तो इसमें क्या होना चाहिए, देखिए कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, माइंस अगर बंद होंगी, जैसे कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसी स्टेट्स हैं जो हैविली रेलिएंट करती हैं यहाँ पर कोयल माइनिंग के ऊपर। इम्पैक्ट वर्कर्स पे भी पड़ेगा, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, दोनों में लोगों को यहाँ पर काफ़ी ऐसा लार्ज पोर्शन होगा वर्कफोर्स का जो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे दूर हो जाएंगे, उनको अल्टरनेटिव चाहिएगा। लोकल इकोनॉमिक में भी डिस्ट्रप्शन दिखाई देगा। लोकल बिजनेस सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, रिटेल ऑपरेशन, रिपल इफेक्ट हमें एक देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा, जिससे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इकोनॉमी उनकी जो है वो कोल माइनिंग की वजह से कम हो जाएगी। कम्युनिटी डिसइंटीग्रेशन होगा, कुछ एस्टैब्लिश्ड कमिटीज़ हैं जो ब्रेकअप कर जाएंगी। सोशल इंस्टेबिलिटी भी इसका एक रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जॉब लॉस हमें देखने को मिलेगा, हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे,
तो अब क्या क्या लेसन हमें लेने चाहिए। बात यही है कि इंडिया को एक तो जो एम्बिशियस, इतना ज़्यादा हम लोग उतावले हैं ट्रांजिशन प्लेस को लेकर, उसको डेवलप तो करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव लाइट में रोबूस्ट हमें ट्रांजिशन प्लान्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें सेवरेंस हम देखेंगे, पैकेज वगैरह दिए जाएंगे, सीवरेंस से रिलेटेड इनकम सपोर्ट देंगे जिन भी लोगों को यहाँ पर उनकी जॉब जो माइनिंग की वजह से जा रही है, और लॉन्ग टर्म असिस्टेंस दिया जाएगा उन वर्कर्स को जो डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। अगर ऐसे हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो यूएस ने और यूके ने गलती की है उस गलती करने से हम बच जाएंगे। दूसरा, हमें रीजनल लेवल पर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, यानी कि हमें अलग अलग इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोल डिपेंडेंट रीजन जो है, ताकि नए बिजनेस वहाँ पर आ सके। ऐसा ना हो ओडिशा झारखंड बिल्कुल ही क्या हो जाए, ठप हो जाए, पॉवर्टी लेवल बढ़ता ही जाए। कोई बात नहीं, वहाँ से कोयले की अगर माइन गई, एक इकोनॉमिक काम वहाँ से चला गया, तो हम वहाँ पर और भी कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम वहाँ पर क्या ला सकते हैं, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स बनाने की फैक्ट्रीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनको इनिशिएटिव दे सकती है सरकार की, इस एरिया में आएंगे तो आपको टैक्स कम लिया जाएगा। ऐसी चीज़ों से भी जो फ़ायदा है वो ज़्यादा मिलेगा। कुछ एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स भी हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे कि मनरेगा हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या हो सकता है कि इसमें भी लोगों को काम दिया जा सकता है। इसके अलावा कम्युनिटी एंगेजमेंट देखा जाना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करा इंडिया वियतनाम रिलेशंस की। देखिए अभी हम देखते हैं कि वियतनाम के जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, वो आकर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में मुलाकात करते हैं, और काफ़ी सारी बातें होती हैं, जैसे कि पीएम जो हैं दोनों ही के दोनों यहाँ पर इंडिया के एफर्ट्स की बात करते हैं जो वियतनाम के साथ में रिश्तों को अच्छे बनाने की हो रही है। इसके अलावा चाइना का जो इन्फ्लुएंस और चाइना का जो अग्रेशन देखने को मिलता है, उन मुद्दों पर भी यहाँ पर खासी बात की जा रही है। फिलहाल हम देखें तो लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर भी बात की गई है, जो कि यूएन क्लॉज के द्वारा बनाया जा रहा है। यूएन क्लॉज क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। हमने हाई सी ट्रीटी भी आप लोगों को पढ़ाई थी, उसी से रिलेटेड ये है, और इसमें जो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ओशंस के अंदर, सीज़ के अंदर में, उसके बारे में बातें हो रही हैं। फिलहाल हम इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं, तो चाइना को यहाँ हम देख पाएंगे, और चाइना से जो बॉर्डर शेयर कर रही है वो है वियतनाम कंट्री। इंडिया से इसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है। मैप के सहारे पढ़ेंगे तो इसकी कैपिटल जो है वो हम देख पाएंगे हनोई को, और हनोई कैपिटल के साथ में इसकी जो लैंड बाउंड्री टच होती है, कैपिटल क्या है, हनोई। लैंड बाउंड्री ये कुछ कंट्रीज़ के साथ में अपनी शेयर कर रहा है, जो कि पहली तो आ जाती है यहाँ पर चाइना को ऑलरेडी हम देख सके हैं। दूसरी कंट्री आती है लाओस, लाओस को आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, और तीसरी जो कंट्री है वो है कंबोडिया। तो ये ऐसी कंट्रीज़ है जो क्या कर रही हैं, यहाँ पर लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। फिर कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी है जिनके साथ में ये ओशन बाउंड्रीज़ को भी शेयर कर रहा है। वो कौन कौन सी कंट्री है ओशन बाउंड्री शेयर करने वाली, यानी समुद्री जो इनके बॉर्डर लगते हैं? इसमें हम देख पाते हैं थाईलैंड को, थाईलैंड के अंदर आप देख पाएंगे गल्फ ऑफ थाईलैंड को, ये जो रीजन है पूरा का पूरा। इसके अलावा दूसरी जो कंट्री इसमें आती है वो आती है फिलीपींस। फिलीपींस भी आप देख पाएंगे यहाँ पर। फिलीपींस के बाद में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ में भी यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, लैंड बाउंड्री होती हुई नहीं दिखाई देती है, मैरीटाइम बाउंड्री दिखाई देती है। तो ये जो पूरा इंडोनेशिया का भाग आप इस मैप में देख पा रहे हैं, इसके इस पार्ट से और इस पार्ट से क्या हो रहा है, समुद्री यहाँ पर बाउंड्री लग रही है। इसके अलावा मलेशिया, एक और कंट्री है मलेशिया, जिसके साथ में हम मैरीटाइम बाउंड्री यहाँ पर देख पाएंगे, जो कि साउथ चाइना सी को भी आप देख सकते हैं। इधर हम स्पार्टली आइलैंड्स को भी देख पाते हैं। ब्रोनाई मलेशिया का ये रीजन है, ब्रोनाई के यहाँ से पास में भी हम यहाँ पर मैरीटाइम बाउंड्री देखेंगे। ऊपर की तरफ से यहाँ पर गल्फ ऑफ तोंगकिन को हम देख पाएंगे, जो कि चाइना के एग्जैक्टली नीचे आता है। गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ पर थाईलैंड के नीचे आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं जो याद रखनी है। इधर आ जाता है पैसिफिक, यहाँ पर है ताइवान, और नीचे हम सिंगापुर को भी देख सकते हैं। कुछ और बात करें तो कुछ सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ में हमने गल्फ ऑफ थाईलैंड को देख लिया है, साउथ चाइना सी को भी देख लिया है, एंड जो गल्फ ऑफ टोंकिन है, ये तीन ऐसे चीज़ हैं जो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखनी है, राइट।
अब हम बात करते हैं इंडिया की और इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज की। देखिए, हम देखते हैं कि कैसे हमारे जो रिश्ते हैं वो काफ़ी पुराने हो जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी और प्रेसिडेंट हो चिन मिन जो थे, उन्होंने कुछ मैसेजेस पे भी बात की थी जब इंडिपेंडेंट स्ट्रगल चल रहा था, यानी कि उन्होंने अपने मैसेज जो थे कन्वे किए थे। हाँ, उस टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे, हाँ उस टाइम पे फ़ोन होते भी थे तो वो इतनी कम्युनिकेशन नहीं होती थी, तो लेटर्स के द्वारा मिलकर ये सारी बातें हुई थी। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप से देखें तो इंडिया वियतनाम के रिलेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है, जो कि 2016 में हमें देखने को मिलती है कि इंडिया भी इसको साइन करता है और वियतनाम के द्वारा भी इसको साइन जो है वो किया जाता है। खासकर दोनों ही कंट्री, जैसे अभी भी दोनों कंट्री ने बात की चाइना को लेकर, तो चाइना को लेकर दोनों के सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं। बॉर्डर इश्यूज चाइना के साथ में दोनों ही कंट्रीज़ के चलते रहते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर हम यहाँ पर चाइना के साथ इसका लगता हुआ देख पाते हैं। इंटरनेशनल ग्रुपिंग में भी दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ है, जैसे कि G7+ जो समिट हुआ था उसमें भी हम देखते हैं कि कैसे वियतनाम जो है वो भी इंडल्ज था, और यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया भी गया हुआ था। इंडिया के साथ में आसियान का जो समिट होता है उसमें भी ये लोग हैं, और UNFCC यूनाइटेड नेशंस का जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ग्रुप है, तो उसमें भी ये लोग साथ दिखाई देते हैं। ट्रेड की बात करें तो लगभग 14.82 बिलियन का जो ट्रेड है वो हमें $, में दोनों ही कंट्री में बायलैटरल ट्रेड देखने को मिला था 2023-24 में। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। एक्सपोर्ट जो इंडिया करता है यानी वियतनाम तक भेजता है, उसमें हम इंजीनियरिंग गुड्स को भेजते हैं, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं एंड मोस्टली फार्मास्यूटिकल्स देखने को मिलते हैं। इंपोर्ट हम यहाँ से जो भी लेते हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, मशीनरी आती है, फुटवेयर्स आर देयर एंड गारमेंट्स यानी कि कपड़े भी आते हैं। डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया काफ़ी मदद करता है, जैसे कि इंडिया सपोर्ट वियतनाम थ्रू ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जिसमें क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जैसे कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन फ्रेमवर्क जैसे प्रोडक्ट है। इसके अलावा डिफेंस में भी बात करें तो देखिए इंडिया और जो वियतनाम है वो एक एक्सरसाइज करता है। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम होता है यहाँ पर विनबैक्स। तो आपको ये याद रखना है। याद कैसे रखेंगे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा ट्रिक अपने दिमाग में बिठाते जाइए। विन से आप समझ पाएंगे वियतनाम को, बी से समझ पाएंगे भारतीय, ए से समझेंगे एयर एंड एक्स से समझेंगे एक्सरसाइज। तो ये जस्ट आपको टुकड़ों में बांट लेना, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही होगा। मैंने जस्ट एक एक्रोनियम बना दिया है ताकि कभी भी अगर ये एक्सरसाइज पूछी जाए तो आप पहले 3 शब्दों को और बाद के शब्दों को तोड़ कर समझ पाएंगे कि ओके दिस इज़ हैपनिंग विद वियतनाम। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों ही देशों में होती है। इंडिया का डायस्पोरा की बात करें तो लगभग 8,500 इंडियंस हैं जो वियतनाम में करंटली आज के समय में रहते हैं, और अलग अलग सेक्टर्स में उनकी जॉब है, इंडियन बिजनेस वगैरह ये सब प्रेजेंस हम इसमें देख पाते हैं। क्या क्या करना चाहिए वियतनाम के साथ में, और हमें कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट किया जाना चाहिए, जैसे कि इंडिया ने कुछ बोधि ट्रीज़ को गिफ्ट में दिया था वियतनाम को, जो कि सिंबलाइज करता है हमारी दोस्ती को। तो बोधि ट्री जो कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जो सागर हमारा इनिशिएटिव है, सागर क्या है, सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी हम क्या करेंगे, ओशंस का जो हमारा रीजन है, सागर है जो, उसमें सभी की सिक्योरिटी और सभी के विकास के लिए जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पर लगती हैं इंडियन ओशन से रिलेटेड है उस पर काम करेंगे। ये इनिशिएटिव है जिसमें दोनों ही कंट्री अपने अपने रिश्तों को सुधार सकती हैं और एक दूसरे का साथ दे सकती हैं। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। ब्लू इकोनॉमी इज रिलेटेड टू अगेन ओशंस, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी क्या है, ओशन से रिलेटेड है। पानी से हम कैसे जो अर्थव्यवस्था है उसमें फ़ायदा कर सकते हैं, इसमें अलग अलग प्लांट्स होते हैं, मेडिसिन वगैरह उनसे बनाई जा सकती है। फार्मास्यूटिकल इशू में मतलब सेक्टर जो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। फिशरीज़ यहाँ पर निकल कर आती हैं, फिर बहुत सारे और रिसोर्सेज हैं जैसे तेल वगैरह होता है, ये सब। तो ये ब्लू इकोनॉमी की तरह भी यहाँ पर काम आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंश्योरिंग इक्वलेंस ऑफ स्कूल अक्रॉस इंडिया। ये बात कर रहा है एक प्रोग्राम की जो कि है परख। देखिए अभी क्या हुआ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020 में, राइट। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी इसमें हम देख पाते हैं कि अलग तरीके से एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर सुधार करने की बातें की गई। इसी के अंदर एक इनिशिएटिव लाया गया जो कि था परख इनिशिएटिव। परख आपको पता ही होता है परख क्या होता है। परख अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये होता है किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ का टेस्ट करना, किसी चीज़ को एनालाइज करना, समझना।
परख जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इक्विवेलेंस रिपोर्ट यहाँ पर दिखाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पूरा रोल हमें इसमें दिखाई देता है। परख जो है वो NCERT के द्वारा बनाया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट इसका जारी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको बोल रही है, और ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि पूरा का पूरा जो इंडिया है, पूरे इंडिया के लेवल पर क्या हो रहा हो, सेम लेवल पे यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हों, सवाल आ रहे हों, सेम लेवल पे यहाँ पर जो स्कूल हैं, लगभग 69 स्कूल के बोर्ड इंडिया में देखने को मिलते हैं, जैसे CBSE हो सकता है या फिर कुछ स्टेट बोर्ड्स हो सकते हैं। तो इन सभी बोर्ड्स में एक ही लेवल हो शिक्षा का, ताकि जो बच्चे होते हैं उनके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को ना मिले। इसी वजह से जो परख सिस्टम है इसमें 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली जो कैटेगरी होती है वो काम करती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। दूसरी कैटेगरी ध्यान रखेगी करिकुलम, यानी कि सिलेबस क्या होना चाहिए। तीसरी कैटेगरी इसमें रखी गई है असेसमेंट, टेस्ट कैसे होंगे, पेपर कैसे होंगे। चौथी कैटेगरी रखी गई है इंक्लूसिवनेस, यानी कि सभी का समायोजन होना चाहिए, ज़्यादा जो भी गरीब हो, अमीर हो, बच्चे सभी के सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार हो, ढंग से शिक्षा दी जा सके। एंड फिफ्थ कैटेगरी इज टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि स्कूल में ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लासरूम ठीक से होनी चाहिए, बच्चे परेशान ना हो। इन सारी कैटेगरीज के ऊपर ही स्कूल्स को क्या मिलेंगी, यहाँ पर इवेल्युएशन करने के बाद में सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। अब इसमें कुछ रिकमेंडेशन आई है, रिपोर्ट तो जमा हो गई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि क्लास 12th के जो रिजल्ट आते हैं उसमें किसी बोर्ड में ज़्यादा नंबर दे दिए जाते हैं और किसी बोर्ड में बहुत ही कम नंबर मिलते हैं। इसी वजह से क्या होना चाहिए कि क्लास 12th के जो रिजल्ट्स हैं उसको सिर्फ क्लास 12th से ना निकाल कर क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th चारों सालों के रिजल्ट को अक्यूमुलेट करके ग्रेड सिस्टम की तरह वेटेज निकाल के, जिसमें क्लास 9th का 15% मार्क्स जुड़ेंगे, क्लास 10th के 20%, 25% ऑफ क्लास 11th एंड 40% ऑफ क्लास 12th, और इसके बाद में एक रिजल्ट बाहर निकलना चाहिए ताकि सभी बच्चों को समान अवसर देखने को मिले। क्रेडिट सिस्टम असेसमेंट के लिए लागू किया जाना चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो भी पेपर सेटर कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी ढंग से दोबारा से ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए, जिसमें खासकर डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी ये सब आए। इसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए ताकि पूरे के पूरे नेशन में एक ही जैसी पढ़ाई यहाँ पर हो सके। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंस के लिए पढ़ा रही हूँ तो मुझे थोड़ा आगे बढ़कर जो आर्टिकल में आया है उससे ज़्यादा ही आप लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर है। क्या क्या चैलेंजेस है, चलिए ज़रा उनको पहले समझ लेते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्पैरिटी दिखाई देती है, क्योंकि सभी के सभी स्कूल एक जैसे नहीं बनते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 की तरफ से अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं उसमें पता चलता है कि अर्बन स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू रूरल स्कूल्स। ग्रामीण क्षेत्र में जो यहाँ पर स्कूल होते हैं उनसे ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है। ये तो टेक्नोलॉजी की कमी होती है रूरल स्कूल्स के अंदर। बेसिक एम्यूनिटीज़ जैसे प्रॉपर क्लासरूम, लाइब्रेरीज, सैनिटाइजेशन, ये सब चीज़ों की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर टीचर क्वालिटी ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम है। हमें समझ में आता है कि इंडिया में आज भी 8% स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर केवल एक ही टीचर काम करता है। दैट इज़ अगेन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 की ये बात हो रही है, कोई बहुत पहले की बात नहीं हुई है। और 8% में हम देखेंगे मोर देन 20 से 30,000 यहाँ पर स्कूल्स की आ जाती हैं। इतने स्कूलों में केवल एक ही टीचर पढ़ाते हैं। करिकुलम से लेकर भी प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स और उनमें अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग होता है। ये सारे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी इसके अंदर हमें प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही हैं। खैर, फ़िलहाल आज के सारे आर्टिकल हमारे ख़त्म हो जाते हैं। न्यूज़पेपर भी ख़त्म हो गया है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अच्छी न्यूज़ जाना करिए, पढ़ें अच्छे से। खैर, अभी चलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ आप लोगों से सुबह 5 बजे। तब तक के लिए आप लोग भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।